नमस्ते। आज की इस खास तथ्य समीक्षा में आपका स्वागत है। हमारा मकसद एकदम साफ है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सबसे जरूरी ज्ञान के पिलर्स हैं, उन्हें डिकोड करना। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह। कहने को तो ये सिर्फ एक पेज है, लेकिन इसमें 34 ऐसे सॉलिड फैक्ट्स छुपे हैं जो किसी भी गहरी परीक्षा की रीढ़ होते हैं। और आज हम इन्हीं की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 4 मेन टॉपिक्स में बांटेंगे। पहला, भारतीय इतिहास और संस्कृति। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन। तीसरा, भारतीय राजव्यवस्था और संविधान। और आखिर में पर्यावरण और जैव विविधता। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, प्राचीन काल से लेकर मुगल दरबारों का। हमारा इतिहास एक बहुत ही लंबी और लगातार बहने वाली नदी की तरह है। अब जरा सोचिए, लहुरा देव में 6500 ईसा पूर्व चावल की खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं। वहां से अगर हम सीधा हड़प्पा सभ्यता के चन्हू दड़ों की तरफ आए तो वो उस समय क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी शिल्प का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था। थोड़ा और आगे बढ़े तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय का मशहूर अहोल शिलालेख आता है। और फिर मुगल काल, जहां अब्दुस्समद, दसवंत और बसावन जैसे शानदार पेंटर्स दरबार की रौनक बढ़ाते थे। टाइमलाइन का ये जंप सच में कमाल का है। आर्किटेक्चर की बात करें तो अलग अलग राजवंशों का अपना एक अलग ही स्टाइल था। एक तरफ चंदेल रीजनल स्कूल है, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण है खजुराहों का शानदार कंदारिया महादेव मंदिर। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, कच्छप घाट राजा देवपाल ने मुरैना में एकतासो महादेव मंदिर बनवाया था, जिसे हम आज 64 योगिनी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही अपने आप में मास्टरपीस हैं। वैसे इतिहास सिर्फ पुरानी इमारतों का नाम नहीं है, इसमें कई दिलचस्प किस्से और कैरेक्टर्स भी छिपे हैं। सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उभर कर आता है। जरा सोचिए, किस चोल राजा को जले हुए पैर वाला आदमी के नाम से जाना जाता था? कोई आइडिया? सही जवाब है करिकाल। अब राजा महाराजाओं से थोड़ा हटकर अगर हम प्राचीन दर्शन और साहित्य की तरफ देखें तो हमारे सोर्स में कुछ बहुत ही गहरी बातें हैं। जैसे पुरुष और प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कपिल मुनि के सांख्य दर्शन से जुड़ा है। और अगर साहित्य की बात करें तो अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिता नाम की जो एक दुर्लभ पांडुलिपि है, उसका सीधा कनेक्शन पाल वंश से है। चलिए अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और अपने दूसरे पिलर पर आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रतिरोध, सुधार और क्रांति का दौर। आजादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी, ये एक वैचारिक लड़ाई भी थी। एक बहुत ही फेमस नारा है, वेदों की ओर लौटो। क्या आप याद कर सकते हैं कि ये नारा किसने दिया था? बिल्कुल, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और इस एक लाइन ने उस वक्त पूरे देश की चेतना को जगाने और समाज सुधार के विचारों को एकजुट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इस पूरे मूवमेंट में कई अलग अलग धाराएं एक साथ चल रही थीं। देखिए, एक तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी जैसी ब्रिटिश नीतियां थीं, तो दूसरी तरफ युवाओं का गुस्सा था, जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो का यंग बंगाल आंदोलन। वहीं मीर निथर अली के दाढ़ी पर टैक्स लगाने के अजीब फैसले के खिलाफ नारकेल बरिया विद्रोह भड़क उठा। अगर संगठित मोर्चे की बात करें तो नारायण मल्हार जोशी ने 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की नींव रखी। और भारत छोड़ो आंदोलन के पीक पर तो क्रांति सिंह नाना पाटिल ने सतारा में अपनी एक समानांतर सरकार ही चला दी थी। और हाँ, 1940 में ब्रह्मदत्त हमारे तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। ये जो डाइवर्सिटी थी ना, यही इस आंदोलन की असली ताकत थी। अब जरा वॉइस वर्सेस पावर के इस दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ इंडियन प्रेस की बेबाक आवाज थी, जैसे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका। और ठीक उसके ऑपोजिट ब्रिटिश राज का टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेशन था, जहां 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कानून बनाने की बची हुई यानी रेजिड्यूरी पावर्स सीधे गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गई थी। मतलब सीधी टक्कर थी आवाज और सत्ता के बीच। और इसी लंबे संघर्ष से हमारे आजाद भारत का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो अब चलते हैं तीसरे पिलर की तरफ, भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, हमारा कानूनी ढांचा। संविधान के इन आर्टिकल्स को समझना लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे आर्टिकल 151 के तहत कैग अपनी स्टेट्स की रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को सौंपता है। वहीं आर्टिकल 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन का एक सॉलिड बेस तैयार करता है।
आर्टिकल 38 की बात करें तो ये संसद को सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की पावर देता है। और आखिर में संविधान का भाग 11 जो संघ और राज्यों के बीच के विधायी संबंधों को एकदम क्लियर करता है। अब ये जो नंबर 6 है ना, ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सोर्स के हिसाब से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 6 साल का होता है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही एग्जाम में बड़ा डिफरेंस लाते हैं। हमारी पॉलिटी के कुछ और भी बड़े माइलस्टोन्स हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयरलैंड से लिया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने ये तय किया कि संविधान के मूल ढांचे को कोई नहीं बदल सकता। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा जो जोनल काउंसिल्स यानी क्षेत्रीय परिषदें हैं, वो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनी वैधानिक संस्थाएं हैं। और अगर एकदम ग्राउंड लेवल की बात करें तो आर्टिकल 243J राज्य विधानमंडल को पंचायतों के ऑडिट को रेगुलेट करने की ताकत देता है। तो लीगल फ्रेमवर्क को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी पिलर की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण और जैव विविधता, विज्ञान और नीतियाँ। अब देखिए पॉलिटी और एनवायरनमेंट आपस में कैसे जुड़ते हैं। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसने पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को सीधे हमारे संविधान के भाग 4 में जोड़ दिया। मतलब पर्यावरण को बचाना अब सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी बन गया। चलिए अब कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करते हैं। आपने एज इफेक्ट्स या सीमांत प्रभाव के बारे में सुना है? दरअसल जब दो अलग अलग इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं, यानी इकोटोन में, तो वहां आसपास के इलाकों के मुकाबले ज्यादा स्पीशीज और पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। इसी को एज इफेक्ट कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो बॉर्डर वाले इलाकों में लाइफ ज्यादा डाइवर्स होती है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी सक्सेशन, यानी द्वितीयक उत्तराधिकार। इमेजिन कीजिए कि कहीं जंगल में आग लग गई या तूफान आ गया, तो वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन प्रकृति हार नहीं मानती, वो धीरे धीरे खुद को हील करती है और वहां एक नया इकोसिस्टम फिर से खड़ा होने लगता है। बस इसी प्रोसेस को सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जहां इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट हाथ मिलाते हैं, इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर या पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण। ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसमें सरकारें पर्यावरण से जुड़े इंडिकेटर्स के आधार पर फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। मतलब आप पर्यावरण का जितना ध्यान रखेंगे, आपका रेवेन्यू शेयर उतना ही बेहतर होगा। है ना कमाल की पॉलिसी? तो 6500 ईसा पूर्व की खेती से लेकर आज के इस मॉडर्न इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर तक, ये सब हमें क्या बताता है? क्या अपने गहरे अतीत को समझने से हमें भविष्य के लिए, खासकर पर्यावरण के लिए, बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलती है? बिल्कुल मिलती है। इतिहास, संघर्ष, संविधान और हमारा पर्यावरण, ये सब एक ही बड़ी पजल के अलग अलग हिस्से हैं, और इन्हें एक साथ देखने पर ही पूरी तस्वीर साफ होती है। आज की इस तथ्य समीक्षा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।